हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। क्रिक कॉमेडी की एक और एपिसोड में आप सभी का वेलकम है भाईजान, खुश आमदीद है, स्वागत है, पखैर रागले आप सबको। आज की वीडियो में बहुत चीजें डिस्कस होने वाली हैं, दुनिया क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है उस सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भाई लॉर्ड्स के मैदान से। लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया मुकाबला इंग्लैंड का मैच चल रहा है भाईजान। तीसरा टेस्ट मैच है सीरीज का। सीरीज 1-1 से बराबर है। फुल ऑन फड्डे वड्डे अब वो शुरू हो चुके हैं। वो जो फड्डू वड्डू वाला सिलसिला हर टेस्ट सीरीज में होता है वो अभी शुरू हो चुका है। और पहले ही दिन में हमें स्लेज वॉर्स देखने मिल रही है। पहले ही दिन में हमें देखने को मिल रहा है कि सिराज साहब जाके मुंह पर चढ़ रहे हैं भाईजान जो रूट के। और शुभमन गिल भी अपनी पतली सी आवाज, अपनी खूबसूरत आवाज के साथ आके, हाँ भाई ये बेसबॉल बेसबॉल बोरिंग डेज बोरिंग, मतलब आगे भाई स्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोशिश की थी उनका जरा कॉपी करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया दोस्तों। लेकिन फिर भी ये हमारे जो गिल साहब हैं ये कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आगे, और स्लेजिंग जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लॉर्ड्स के मैदान पे फुल ऑन स्लेजिंग चल रही है। 4 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हैं और स्कोर वो 250 कर चुके हैं। वो अलग बात है जो रूट 99 पे खेल रहा है, लेकिन ये लोग स्लेजिंग कर रहे हैं उसको भाई, फिर भी कंटिन्यूसली स्लेजिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, अगर इंग्लैंड गलती से भी किसी तरह 400 रन पार कर जाता है आज के मैच में, मतलब ये 400 रन पहली इनिंग में पार कर जाते हैं, तो इंडिया की हालत बड़ी पतली हो जाएगी। और फिर जितनी मर्जी स्लेजिंग कर लो दोस्तों, इस मैच में वापसी इतनी आसान नहीं होगी। फिर वो गिल साहब से वो पिछले मैच वाली इनिंग जो है वो एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हालात बड़े माड़े हो जाएंगे फिर। क्योंकि जो रूट है खतरनाक बंदा है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। साथ में वो बुरा रीच खड़ा है बेन स्टोक, उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। उसका तो कभी भरोसा करो ही नहीं कि वो तो भाई है ही पागल इंसान, वो तो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ जनाब अगर चले तो बाबर आजम के बारे में खबर है कि बाबर आजम की वापसी हो चुकी है। बाबर आजम ने कैंप को ज्वाइन कर लिया भाई। कराची में जो कैंप चल रहा है बांग्लादेश सीरीज के लिए, उसको बाबर आजम ने ज्वाइन कर लिया। और उनकी कुछ वीडियोज आ रही है जिसमें वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ वीडियोज ऐसी भी आ रही हैं जिसमें वो हसन नवाज को जो है वो जरा तैयारी वगैरह करवा रहे हैं। हसन नवाज के साथ बैटिंग पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कुछ टिप्स दे रहे हैं कि भाई इस तरह शॉट्स खेलो। और फिर वो वीडियो प्रॉपर जिसमें हसन नवाज पूरी बैटिंग करते हैं, साथ में नेट्स के पास बाबर आजम खड़े होते हैं जो कि प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं पीछे से बार बार कि भाईजान इस तरह खेलो, आप इसको इस तरह खेलो। तो ये चीजें देख के बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा ये सीन्स थे भाई, बड़ी खुशी हुई ये चीज देख के। उसके बाद जी व्यान मल्डर ने जो काम किया था उसके ऊपर अब बेन स्टोक्स की एक बड़ी मजेदार किस्म की स्टेटमेंट निकल कर आई है। व्यान मल्डर, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं भाईजान, इस बंदे ने 367 रन स्कोर किए हैं, 367 रन स्कोर किए हैं। 400 रन स्कोर करके ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इसने बतौर खुद कप्तान होते हुए भाईजान 367 रन के ऊपर इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। और उसने कहा भाई मैं जो हूं वो ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता था, मैं चाहता हूं वो जो लेजेंड है वो रिकॉर्ड उसी के पास रहे, मैं इस रिकॉर्ड का हकदार नहीं हूं। ये बात उस बंदे ने कही है। जो बंदा 367 रन पे खेल रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा जिगरे का काम है भाई। और इसके ऊपर बेन स्टोक आकर कहते हैं भाई अगर मैं होता तो मैं छड़ता नहीं। बेन स्टोक कहते हैं भाई अगर मैं होता तो मैं कभी ना छोड़ता, मैं तो कर जाता पॉइंट, ठीक है लारा होगा अपने कार होगा, मैं नहीं छोड़ागा। ये भी एक अच्छा माइंडसेट है। लेकिन जो काम मल्डर ने किया एक वो भी भाई रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था, एक बड़ी अच्छी चीज थी जो उन्होंने की। खैर बेन स्टोक कहते हैं भाई असल चीज होती है मैच जीतना, और बतौर कप्तान जो उस बंदे ने डिसीजन लिया, जो मल्डर ने डिसीजन लिया, वो एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन फिर भी एक फनी वे में एंड पे स्टोक कहते हैं मैं फिर भी मोल्डर को कहूंगा कि दोबारा तुम्हें ऐसा चांस मिलेगा नहीं, अगर मिला तो छोड़ना नहीं। भाई इस किस्म की स्टेटमेंट बेन स्टोक की तरफ से हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच चल रहा है भाईजान, उसमें दो बड़ी तोपों की वापसी हो चुकी है। हाँ भाई, एक तरफ से जोफ्रा आर्चर और दूसरी तरफ से बुमराह। बुमराह भी आ गए वापस, आर्चर भी आ गए वापस। हालात खतरनाक हो चुके हैं भाई। इस मैच में आपको वो सब देखने को मिल सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। पहला दिन बुमराह को सिर्फ एक विकेट मिली है, वो हैरी ब्रूक की है। और उसके अलावा बुमराह मेरे ख्याल में कुछ 14 से 15 ओवर करवा चुके हैं, कोई विकेट और उनके अलावा उनको हासिल अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कुछ पता नहीं होता भाई, सेकंड न्यू बॉल से बुमराह साहब छा जाएं, दूसरी इनिंग में बुमराह साहब छा जाएं, कुछ पता नहीं होता। बुमराह जैसे बॉलर से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पिच बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल ग्रीन लश ग्रीन विकेट है, जहां पे स्विंग भी है, पेस भी है, बाउंस भी है, हर चीज प्रोवाइड हो रही है जो एक फास्ट बॉलर को चाहिए होती है इस टेस्ट मैच में। इसके अलावा दोस्तों आपको लेकर बढ़ते हैं आगे इटली के मैदानों में, मतलब इटली के मैदानों में नहीं लेकिन इटली के मुल्क में। इटली का नाम जब आता है जहन में तो आपके जहन में जो है वो बिल्कुल फुटबॉल वाली वाइब्स आती है। मतलब आपको लगता है भाई इटली की टीम, हाँ फुटबॉल की टीम है, बड़ी सुपर डुपर टीम है भाई, बड़ी अच्छी टीम है इनकी। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ फुटबॉल में नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भी इटली ने एंट्री कर दी है, और उन्होंने हरा दिया है स्कॉटलैंड की टीम को
ये एक अपसेट कर दिया उन्होंने। स्कॉटलैंड चूंकि वर्ल्ड कप खेल चुकी है भाईजान, मेरे ख्याल में 2 से 3 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड खेल चुका है, तो उनको हराना एक एसोसिएट टीम के लिए कोई छोटी बात नहीं है भाई। इटली ने उनको हराया है, एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है, मजेदार बात यह है कि इटली के जो कप्तान है वो जो बर्न्स है, वही जो बर्न्स भाई ऑस्ट्रेलिया वाले जो बिग बैश में तो हर सीजन में नजर आ रहे होते हैं आपको। और मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आता है, उन्होंने 1-2 सीजन खेले हुए हैं भाई पीएसएल में भी कराची किंग की तरफ से, तो वो इटली के कप्तान है। उन्हीं की वजह से जो है वो ये कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। इटली की टीम ने स्कॉटलैंड को हराया। और मजेदार बात यह है कि स्कॉटलैंड की टीम 2 दफा खेली है बांग्लादेश के साथ और दोनों दफा बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने हराया हुआ है, तो इनडायरेक्टली इटली वाले बांग्लादेश को टिकने पाए। खैर दोस्तों, वो बात अलहदा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इटली की टीम जो है वो क्वालिफाई करके आए भाईजान, ये क्वालिफाई करे, ये आए हमारे तरफ, ये T20 वर्ल्ड कप की तरफ। क्योंकि नहीं, हम नहीं हारेंगे इससे, मैं ये नहीं कह रहा भाई यूएसए की तरह कहीं हम भी इससे हार जाए, लेकिन मैं चाहता हूं ये आए भाई, फुटबॉल से हट के क्रिकेट की दुनिया में भी ये लोग आए, यहाँ पे इनको वो जलालत का अंदाजा हो जो ये लोग फुटबॉल में करते हैं। जिस तरह ये दूसरी टीम्स को जलील कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे उनको भी जरा उसी चीज का मजा चखाया जाए, तभी मजा आएगा भाई, तभी मजा आएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, पहला T20 मैच। जी हाँ, ओडीआई सीरीज में बुरी तरह से जलील होने के बाद बांग्लादेश वाले अब पहुंच चुके हैं भाई T20 खेलने श्रीलंका के साथ पहला T20 मैच। और श्रीलंका ने सिर्फ हराया नहीं है भाईजान, मैं कह रहा हूं रगड़ रगड़ के हराया है। क्या कोई जबरदस्त किस्म का T20 मैच हुआ भाई। पहले तो भाई बॉलिंग की है श्रीलंका ने, और बॉलिंग में ही बड़ा अच्छा कंटेन कर लिया, जहां पे मुझे लग रहा था कि यार 154 कोई छोटा टोटल नहीं है बांग्लादेश के लिए, एक अच्छा टोटल था। श्रीलंका की पिचेस के ऊपर अगर आप 150 रन का टारगेट दे देते हो किसी टीम को T20 में, तो वो एक अच्छा टारगेट होता है, वहां पे आप डिफेंड कर सकते हो। और बॉलिंग भी कोई ज्यादा बुरी थी नहीं बांग्लादेश की, मतलब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही बॉलिंग का वक्त आता है बांग्लादेश की, तो मैं भी हैरानो परेशान और बांग्लादेश वाले भी हैरानो परेशान। 3 ओवर में 62 रन बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं भाई। पावर प्ले में ऐसा लाठी चार्ज होता है, वो चार्ज हमें देखने को मिलता है पथुम निशंका की तरफ से। वो निशंका जो 16 गेंदों के ऊपर 42 रन की इनिंग खेलते हैं, 262 के स्ट्राइक रेट के साथ पथुम निशंका ने जो लाठी चार्ज किया ना भाई, ये भिगो भिगो कर चपेड़े कराई है उसने। क्या देखी है उसने भाई, तस्कीन अहमद और क्या वो सारे बॉलर भाई, रगड़ा है उसने सबको, किसी को नहीं बख्शा, सबको पकड़ के उसने धोया है। उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स के ऊपर भारी आती है, तो जरा बांग्लादेश के स्पिनर्स ने आगे मामले को संभाला और हालात को जरा कंट्रोल करने की कोशिश की। उसमें भाई आपको मेहदी हसन मिराज नजर आते हैं, रिशाद हुसैन नजर आते हैं, जिन्होंने आकर थोड़ा सा ना गेम को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त तक डैमेज हैज बीन डन। कुशाल मेंडिस जो हैं वो स्कोर करके जाते हैं, ऑलमोस्ट 70 प्लस समथिंग रन स्कोर करते हैं वो 50 गेंदों का सामना करने के बाद। एक अच्छी बारी एंड तक लेके जाते हैं अपनी टीम को, और फिर एंड पे बड़ी आसानी से ये मैच श्रीलंका की टीम जीत जाती है। 19 ओवर्स में ये टारगेट चेज कर लिया जाता है, जो कि पहले हो सकता था अगर बांग्लादेश के स्पिनर्स बीच में ना आते, तो भाईजान ये टारगेट 10 ओवर में चेज हो सकता था, जिस तरह से स्टार्ट लिया था श्रीलंका ने। लेकिन सिंगल हैंडेडली, मतलब वन साइडेडली ये मैच जो है वो श्रीलंका की टीम जीत जाती है, और बांग्लादेश किसी भी मौके पर नहीं लगता कि भाई इनके पास कोई चांस है इस मैच को जीतने का। बांग्लादेश की टीम कदरे एक नई टीम है, T20 क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं, ओडीआई में भी हमने देखा एक नई टीम है जिसमें ना पुराने इनके लेजेंड्स हैं, वो सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, जिसमें महमूदुल्लाह है, शकीब अल हसन है, मुशफिकुर रहीम नजर आते हैं, सुमिया सरकार हुआ करते थे, तमीम इकबाल हुआ करते थे। उन लोगों में से लिटन दास ही बाकी रह चुके हैं। लिटन दास भी अपने उस कलर में नजर नहीं आते आजकल, उस फ्लो में नजर नहीं आते जो कभी लिटन दास हुआ करते थे। तो वो एक टोटली चेंज जो है वो बांग्लादेश की टीम है, जिसको सेटल होने में यकीनन टाइम लगेगा। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो जो रूट की तरफ। जो रूट ने जो है वो एक और कारनामा अंजाम दे दिया भाई, 3000 टेस्ट रन उन्होंने स्कोर कर दिए इंडिया के खिलाफ। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा कारनामा है भाईजान कि 3000 रन एक ही टीम के खिलाफ स्कोर कर देना। आई थिंक इंडिया के खिलाफ ये सबसे ज्यादा स्कोर रन करने वाले जो है वो खिलाड़ी हैं। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग थे जिन्होंने कोई 2500-2600 रन स्कोर कर रखे हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन अब जो है वो एक नया लव अफेयर इंडिया ने ढूंढ लिया है, और वो मेरा दोस्त जो रूट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फखर जमान की जानिब, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसे देखकर मैं भी हैरान हुआ, और मैं जरा मतलब परेशान हो गया कि भाईजान ये फखर जमान किस तरह की बातें कर रहे हैं। फखर जमान साहब कहते हैं भाई मैं जो हूं ना वो जिंदगी में अगर कभी मौका मिला तो कोच नहीं बनूंगा, मैं कभी कोच नहीं बनूंगा। अब यहां तक तो बात ठीक है, फखर जमान की अपनी ख्वाहिश है कि वो कोच नहीं बनेंगे, लेकिन आगे फखर जमान कहते हैं भाई मैं कोच इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे में वो टेम्परामेंट नहीं है कि मैं इतना फेक बन सकूं। वो कहते हैं भाई जो कोचेज होते हैं ना ये बड़े झूठे किस्म के होते हैं, इनकी शक्ल कुछ और कह रही होती है, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं।
ये बड़े फेक किस्म के लोग होते हैं, इसलिए मैं वो नहीं हूं जो मैं फेक बन सकूं और मैं दिखावा कर सकूं या मैं कुछ और दिखाऊं, कुछ और हूं, कुछ और। मैं वो काम नहीं कर सकता। ये कहना था फखर जमान का। अब पता नहीं उस बंदे ने लाइटर नोट में कहा है या जरा मजाकिया अंदाज में कहा है या कैसे कहा है, लेकिन उसने ये बात कह दी है। और उसके ये बात कहने की देर थी कि सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा चल रहा है भाई। जिन लोगों को इस बात में पता है, हर तरफ डिस्कशन हो रही है कि भाईजान ये क्या हो रहा है भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं फखर जमान साहब। लेकिन फखर जमान ने कहा भाई मैं इतना फेक नहीं बन सकता, इसलिए मैं जिंदगी में कभी कोच नहीं बनूंगा। अब ये इनडायरेक्टली वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि फखर जमान मिकी आर्थर के अंडर खेल चुके हैं, जैसन ग्रिस्पी के अंडर खेल चुके हैं, गैरी क्रिस्टन के अंडर खेल चुके हैं, और अपने आकिब जवेद साहब भी थे भाईजान, तो रिसेंट तो वही निकले हैं। लेकिन फखर जमान का ताल्लुक उनके साथ कलंदर से है, और कलंदर से, तो शायद उनके बारे में तो नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन फखर जमान कहते हैं भाई ये जो कोचेज होते हैं बड़े फेक होते हैं, मैं इतना फेक नहीं बन सकता, इसलिए मैं जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं करूंगा। अभी तक के लिए तो दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही है, बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी।